सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कवर करने वाले हैं। उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपसे, ये आपके सामने स्लाइड चल रही है, मैंने आपसे कभी पूछा नहीं इन तीनों पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स में, कि ये व्हाट इज दिस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये जो बीच में दिखाई है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, बट ये क्या चीज है? क्या आप जानते हैं? ये आपका डीएनए है। ओके, डीएनए का स्ट्रैंड है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड स्पाइरली कॉइल्ड होता है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कैसा है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीएनए के ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि डीएनए, अगर आप किसी ऐसे घर में खड़े हैं जो कि घूमा हुआ है, मतलब गोल घर है, और उसकी जो सीढ़ियां हैं वो भी गोल गोल जा रही हैं, तो जो उसकी रेलिंग है ना, आप उसकी रेलिंग को पकड़ करके ऐसे गोल 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 ऊपर तक जा रहे हो, समझ लीजिए इसी टाइप का ही डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना। वो एक दूसरे में उलझा हुआ नहीं होता है, बल्कि ऐसे ही उसका स्ट्रैंड होता है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा बात थी, मैंने आपको बता दी। एनीवे, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, यानी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि वैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज करते हैं, किन किन में करेंगे, ह्यूमन बींग्स में कर सकते हैं, लाइक मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। एनिमल्स में कर सकते हैं लाइक फूट एंड माउथ डिजीज हो गई, रिंडर पेस्ट हो गया, एंड फिन रूट हो गई जो कि गोल्डन फिश में अक्सर देखी जाती है। प्लांट्स में हो गए जैसे कि सिट्रस कैंकर हो गया, रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, और भी हमने पूरे इसको डिटेल में पढ़ लिया है। हमने पहले इसका पॉइंट कवर कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फूड स्पॉइलेज। ठीक है, यानी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को कैसे खराब करते हैं, कैसे कैसे उसको सड़ा देते हैं, उसको उसके अंदर से जो कभी फूड हमारा रखा अगर आप उसको प्रिजर्व नहीं किया है, आपने उसको सही से, अगर उसको फ्रिज में नहीं रखा है, बाहर ही रख दिया है, गर्मी का मौसम है, तो फूड जो हमारा खराब हो जाता है, उसके अंदर से बदबू आती है, अलग अलग टाइप के, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसकी शक्ल जो होती है वो खराब हो जाती है। तो ऐसा कैसे होता है, और अगर बाई चांस हमने उसको खा लिया तो हमें क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। So microorganisms such as fungi and bacteria are responsible for the spoilage of various foodstuffs including bread. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो ये अलग अलग फूड स्टफ्स जो होते हैं, खाने के सामान जो होते हैं, उनको खराब कर सकते हैं। और उनमें ब्रेड भी आ गई, जिसकी ब्रेड का आपने देखा था कि ब्रेड जो है उसमें मौड़ लग जाती है, जैसे हम हिंदी में फफूंद भी बोलते हैं। द मेन कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर। और इसकी मेन कंडीशन क्या है, मतलब अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने के लिए उसकी सबसे अच्छी कंडीशन कि वो किस कंडीशन में अच्छे से ग्रो कर सकता है, वो क्या है कि भाई मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। यानी कि अगर आपने खाना ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे। एयर है वहां पे, एंड मॉइस्चर है। ठीक है, जहाँ पे नमी होती है, तो आप वहां देखिए किसी ऐसी दीवार में जहाँ पे नमी होती है तो उसमें ग्रीन ग्रीन सी, जिसे हम काई बोलते हैं ना, वो लग जाती है। तो ऐसी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस जो होती है जिनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। लाइक अगर आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वहां पे जो ठंडक, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो ठंडे होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। बट अगर उसने आपने वही खाना निकाल के बाहर कर दिया, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर के टेम्परेचर से, यानी फ्रिज के टेम्परेचर से काफी डिफरेंट होता है, तो बाहर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ग्रो कर जाएंगे। ओके, तो इनके लिए कुछ खास स्पेशल कंडीशंस होती है जिनमें ये ग्रो कर पाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफन प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस व्हिच मेक फूड अनफिट फॉर कंजम्पशन। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि वो फूड के अंदर फूड को खराब करने स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो, अगर हमने उसको
कंज्यूम कर लिया, अगर हमने उसको खा लिया, तो वो जो है वो हमारे लिए काफी अनफिट हो जाएगा, हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं। Eating such food stuffs can cause an illness called food poisoning। अक्सर आपने फूड पॉइजनिंग के बारे में सुना होगा, डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं कभी कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं, बाहर की चीजें खा लेते हैं, तो फूड पॉइजनिंग हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग में नॉर्मल चीजें अक्सर हो जाती है बच्चों को, तो उसमें देखिए इसके सिम्टम्स क्या है। अगर बाई चांस कभी आपको हो गया, खुदा ना करे कभी हो, लेकिन अगर कभी आपको इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं कि आपको नोजिया हो रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, फीवर हो गया आपको, एंड डिजीनेस हो गया है ना, आपका सर चकरा रहा है, कहीं कहीं पे खड़े हैं तो आपको एकदम ऐसा लगेगा मैं गिरने वाला हूँ या गिरने वाली हूँ, डायरिया हो गया, तो इसका मतलब है कि भाई आपको फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, आपको फूड पॉइजनिंग, आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया है जो कि आपके पेट को वहां पे सही नहीं है आपके बॉडी के लिए, तो इस वजह से आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा बताया है कि भाई हाउ टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। अगर फूड पॉइजनिंग से आपको बचना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रिपरेशन फूड एंड बिफोर ईटिंग, है ना। ये काम तो आप बिल्कुल करिए कि जब खाना खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं तो उससे पहले उसके बाद आपको हाथ धुलना है अच्छे से। सेपरेट रॉ मीट, एग्स, सी फूड एंड पोल्ट्री फ्रॉम अदर फूड्स इन द फ्रिज। जो रॉ मीट है, कच्चा गोश्त है, एग्स है, सी फूड्स एंड पोल्ट्री फूड्स हो गए, लाइक चिकन हो गया है, ठीक है, उनको आपको फ्रिज में अलग रखना है। ऐसे नहीं सब्जियां भी एक जगह रख दिया आपने, सॉस भी एक जगह रख दिया, सारी चीजें, दूध भी एक जगह रख दिया, नहीं, ऐसे नहीं, अलग अलग जो ट्रेस होती हैं तो उनमें ऊपर आप रॉ मीट रखिए, नीचे एग्स का अलग पोर्शन होता है, ठीक है, सी फूड का, तो वहां पे इसे अलग अलग रखनी है, सब्जियां अलग रखिए नीचे। अवॉइड अनपास्चराइज्ड मिल्क एंड जूसेस। जो अनपास्चराइज्ड मिल्क है यानी कि वैसा मिल्क जो कि देखिए पास्चुरेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि वैसा मिल्क जो कि उबला हुआ नहीं है, ठीक है, और जूस, उनको अलग अलग रखिए। यूज सोप एंड हॉट वाटर टू वॉश नाइफ्स, यूटेंसिल्स, कटिंग बोर्ड्स एंड काउंटर टॉप्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इनको सेपरेट करके रखना है, इनको अच्छे से धुल लेना है, और इनको हॉट वाटर से, अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको गर्म पानी से, थोड़े नीम गर्म पानी से भी धुल लीजिए, ताकि इनके अंदर से अगर कोई चीज लगी हुई, सब्जियां वगैरह लगी हुई रहेंगी तो हो सकता है उनमें बाद में जम्स ग्रो कर जाएं, तो आप इस वजह से चाहिए कि इनको जैसे ही आप यूज करें उनके बाद उसको धुल लें, ठीक है। एंड यूज सेपरेट कुकिंग यूटेंसिल्स एंड प्लेट्स फॉर रॉ मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड। ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये सारे जो पॉइंट्स बताए गए हैं, ये इससे क्या होता है कि आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, आपका किचन भी गंदा नहीं होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। Here are a few things that can help us detect food that has become unfit for consumption because of microbial action। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जिसकी वजह से आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप पता लगा सकते हैं कि जो आप फूड है आपका सामने वाला, वो आप उसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना, यानी कि वो आपके यूज के लायक है कि नहीं है। सो अगर फूड में से अगर फाउल ऑर्डर आ रही है, ठीक है, यानी कि अगर उसके अंदर से बदबू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर माइक्रोबियल एक्शन जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनमें ग्रो कर रहे हैं और आपका जो खाना है वो खराब हो रहा है, ठीक है। पहला तो पॉइंट यही हो गया कि भाई आपका खाना खराब है, आप उसको यूज मत करें। सेकंड क्या है, स्लीवी सरफेस और कॉटन लाइक ग्रोथ माउल्ड ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड में तो आप दूरी से देख लेंगे कि अगर इस टाइप के कॉटन लाइक ग्रोथ इसमें माउल्ड जो ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेड खराब हो चुके हैं, आप इनको मत खाइए। सरफेस डिस्कलरेशन, अगर जो फूड है या कोई भी चीजें है, ठीक है, कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, अगर उसका जो सरफेस है, ऊपर का जो भी उसके छिलके वगैरह है, तो वो अगर उसका कलर खराब हो रहा है, ठीक है, वो उसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो फूड जो है वो अंदर से खराब है। आगे पॉइंट क्या है कि सोर टेस्ट, है ना, अगर आपका खाना जो है उसके अंदर से खट्टी बदबू आ रही है, आप स्कूल में और आपने अपना लंच खोला और उसके लंच में से एकदम से बिल्कुल बहुत ही गंदी बदबू आए, तो इसका मतलब ये है कि आपका खाना खराब हो रहा है। गैस फॉर्मेशन, अगर खाने में से गैस निकल रही है ना, दूर से भी कभी कभी दिखता है, या फिर आपके पेट में गैस बन रही है उसको खा करके, तो इसका मतलब ये है कि वो खाना खराब है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं जिसकी वजह से आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो खाना है, जो आप सामने कंजर्व करने जा रहे हैं, उसको खाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो है वो खराब है। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के जरिए से आपको क्या करना है कि आपको ऑरेंज के ऊपर जो माउल्ड हो जाते हैं, जो फफूंद लग जाती है, तो उसको आपको एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है, ठीक है, आपको देखना है उसके अंदर कि क्या उसके अंदर वाकई माउल्ड है ना, या कुछ और ही वजह है उसमें। सो इसके लिए आपको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए,
फ्रेश ऑरेंज, अ बाउल विद लिड, है ना, एक बाउल चाहिए उसके लिड के साथ, एंड ग्लास स्लाइड विद कवर स्लिप, फोरसेप्स, इस टाइप के फोरसेप्स जो है ऐसे कैंची इस टाइप की चाहिए, ग्लिसरीन एंड माइक्रोस्कोप। टेक अ फ्रेश ऑरेंज इन अ बाउल, कवर द बाउल विद अ लिड। वो जो फ्रेश ऑरेंज आपने लिया है उसको बाउल में रखिए और उस बाउल को ढक दीजिए। प्लेस द बाउल इन अ वार्म प्लेस एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ वीक। अब उसके बाद क्या करना है, आपको उसको एक गर्म जगह पे रख देना है, मतलब गर्मी जहाँ पे हो नॉर्मल रख दीजिएगा, और उसके बाद जो है इसको 1 हफ्ते तक के आपको छेड़ना नहीं है, मतलब आपको खुद ही मोल्ड उसके अंदर से आपको ग्रो करवाने हैं। ऑब्जर्वेशन, यू वुड ऑब्जर्व अ ग्रेइश ब्राउन मोल्ड ऑन द ऑरेंज। आप देखेंगे कि आप वो जो ऑरेंज आपने रखा था 1 हफ्ते के बाद जब आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर से ग्रेइश ब्राउन जो है इस टाइप की मोल्ड जो है वो ग्रो कर गए हैं। केयरफुली पिक अप अ स्मॉल सैंपल ऑफ द मोल्ड विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स, और फोरसेप्स की मदद से जो है इसका छोटा सा सैंपल ले लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, जो आपके पास क्लीन ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर थोड़ी सी एक बूंद ग्लिसरीन की डालिए। प्लेस द सैंपल ऑन द ग्लिसरीन ड्रॉप केयरफुली एंड पुट द कवर स्लिप, और उसके बाद जो ग्लिसरीन की ड्रॉप है मतलब सैंपल जो है, सैंपल को ग्लिसरीन की ड्रॉप पे डालिए केयरफुली, मतलब उसको अच्छे से ध्यान से आपको डालना है, एंड उसके ऊपर से उसको ढक दीजिए, कवर स्लिप डाल दीजिए। मेक श्योर देयर आर नो फॉल्ट्स, और आपको इस बात को श्योर करना होगा वहां पे कि उसमें कोई वो आपस में मुड़े ना, फोल्ड ना हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ऑब्जर्व द सैंपल अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ व्हाट यू सी। और अपने टीचर की मदद से या अपने किसी एडल्ट की मदद से जो है आप उसको जो सैंपल आपने लिया है आप उसको इस माइक्रोस्कोप में रखिए। और आप हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाई थी कि भाई माइक्रोस्कोप में कहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे स्टेज बना हुआ होता है जिसमें कि ग्लास स्लाइड को रखा जाता है, उसके ऊपर से कवर स्लिप एक थिन शीट जो है वो ग्लास स्लाइड की लगाई जाती है ताकि जो लेंस है उनसे वो टच ना कर पाए। तो टीचर की मदद से आपको ऑब्जर्व करना है और माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है कि उसके अंदर के जो मोल्ड है वो किस टाइप के दिख रहे हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या निकलता है अभी, यू कोड रिपीट द सेम प्रोसीजर विद लेफ्ट ओवर ब्रेड स्लाइस एंड ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड। उसके बाद क्या करना है, आपने ऑरेंज वाला देख लिया, ऑरेंज पे कैसे मोल्ड निकलना है, और फिर एक ब्रेड को भी लेना है और ब्रेड को भी ऐसे ही आप 1 हफ्ते तक के अनडिस्टर्बली छोड़ देंगे, एंड उसके अंदर जो मोल्ड निकलेंगे आप उसको भी वापस से ऐसे ही माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या जो ब्रेड के मोल्ड है और जो ऑरेंज का मोल्ड है वो सेम है, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम है या उनका थोड़ा सा अलग है। रिकॉर्ड इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड इज सिमिलर टू और द डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑरेंज मोल्ड। और ये बात आपको रिकॉर्ड करके रख लेनी, मतलब अपने पास रख लीजिए, और आपको मजा भी आएगा ये करने में कि जो उसका मोल्ड है और ऑरेंज का मोल्ड और ब्रेड का मोल्ड वो सेम है या फिर अलग अलग है। ओके, तो ये एक्टिविटी करिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। भाई हमने तो बहुत पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को खराब कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बट अब हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसको हम 1-1 साल तक चलाते हैं, जैसे कि अचार हो गए, ठीक है, जैम्स हो गए, तो इनको ये जो इतने 1-1 साल तक रह पाते हैं तो इनको हम कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, क्या हम लोग आइडियाज लगा रहे हैं इसमें, सो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले। नाउ दैट वी नो दैट फूड आइटम्स आर प्रोन टू स्पॉइलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हमने देखा कि भाई जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से खराब हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वो उनका शिकार होते जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उसकी वजह से वो खराब भी हो रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड बाय व्हिच फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आइए कुछ ऐसे मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हमारा फूड जो है वो एक लंबे समय तक के प्रिजर्व रह सके, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन कहते किसे हैं। इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड विद एन एम टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज व्हाइल मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेक्सचर एंड फ्लेवर। जो फूड प्रिजर्वेशन है, इस फूड प्रिजर्वेशन की जो पूरी डेफिनेशन है, इसमें क्या होता है कि फूड को ऐसे ट्रीट किया जाता है और ऐसे उसको हैंडल किया जाता है, मतलब उसको ऐसे रखा जाता है कि जो फूड है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या उनकी जो स्पॉइलेज है, यानी कि वो खराब होने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाती है, ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब जो उसके न्यूट्रिशन में ना तो कमी आएगी, ना ही उसके टेक्सचर में कमी, मतलब टेक्सचर जो है उसका ना ही वो खराब होगा, ना ही वो जो है चेंज होगा, और ना ही उसका फ्लेवर चेंज होगा, ठीक है। इसी को फूड प्रिजर्वेशन कह रहे हैं। लेकिन अगर आप फूड प्रिजर्व कर रहे हैं बट अगर उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू में अगर चेंजिंग आ गई, या उसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो गया, या उसका फ्लेवर चेंज हो गया, तो इसका मतलब आपका जो फूड प्रिजर्व है वो आप सही से नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो फूड प्रिजर्वेशन की मतलब पूरी डेफिनेशन में ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी।
Since microorganisms are one of the major causes of food spoilage, food preservation involves creating conditions and unfavorable for their growth. यहाँ पे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए से ही फूड खराब होते हैं ना। फूड के जो मेन कॉज है, मेजर कॉज जो है वो फूड स्पॉइलेज का, वो क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर रहे हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन में क्या 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 चीजें इन्वॉल्व हैं, वो ये है कि उनकी ग्रोथ के लिए ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देना या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर देना, तो ये फूड प्रिजर्वेशन में इन्वॉल्व है। यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में आपको क्या करना होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देनी होगी जिससे कि वो ग्रोथ ना कर पाए। फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स आइदर किल माइक्रोब और प्रिवेंट देयर रिप्रोडक्शन। फूड प्रिजर्वेशन में ये बात भी आती है कि या तो ये है कि उनको पूरा मार दिया जाए, ठीक है, या ये है कि उनकी रिप्रोडक्शन से बचा जाए, कि वो भाई अपना रिप्रोडक्शन ना कर पाए, जितने भी हैं वो आगे अपनी जनरेशन ना बढ़ा पाए, और जो भी हैं उनको वहीं पे मार दिया जाए। डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग टाइप के फूड होते हैं तो उनके फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। ऐसा नहीं कि हर फूड के लिए एक ही प्रिजर्वेशन मेथड होता है। टेक स्पेस दिया होता है। फूड इरिडेशन is a technology that involves the use of ionizing radiation to destroy harmful microbes in food. फूड इरिडेशन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग रेडिएशन का यूज किया जाता है, आयनाइजिंग रेडिएशन का, और किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं उनको खत्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उनको मारने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फूड है ये पैक किए हुए हैं, और इनको ये जो रेडिएशन है इनके नीचे इनको रखा जा रहा है, ठीक है, ताकि इनके अंदर अगर कोई माइक्रोब हो तो वो मर जाए, ठीक है। रेडिएशन का हम यूज और भी जगह पे करते हैं, बहुत सारी चीजों में किया जाता है रेडिएशन का यूज। तो एक यूज जो होता है वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी होता है। Each year an estimate 5 lakh metric tons of food is treated using this technique worldwide. पूरे वर्ल्ड में जो है पर ईयर एस्टिमेटेड ये एक बताया गया है कि 5 लाख मेट्रिक टन जो है फूड को इससे ट्रीट किया जाता है। ओके, मेथड है यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स बताए गए हैं जिसके जरिए से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड होते हैं और अलग अलग फूड के लिए होते हैं, जैसे कि बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग, अब हम किस किस चीज को क्या चीज प्रिजर्व करने के लिए हम बॉइलिंग कर सकते हैं। सो बॉइलिंग लिक्विड फूड आइटम्स कैन किल एनी एक्साइटिंग माइक्रोब्स। तो कोई भी आपके पास लिक्विड है, आप उसको बॉइल करके आप उसको उसके अंदर से माइक्रोब्स को मार सकते हैं। मिल्क एंड वाटर आर बॉइल्ड टू किल एनी हार्मफुल माइक्रोब्स दैट मे बी प्रेजेंट इन देम। तो लिक्विड में आपका मिल्क आ गया, वाटर आ गया, तो मिल्क को अगर आप गर्म कर दोगे या वाटर को गर्म कर दोगे तो उसके अंदर से जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे। तो बॉइलिंग का मेथड हो गया। तो मिल्क के लिए हमने लिक्विड चीजों के लिए, लिक्विड फूड आइटम्स के लिए हमने बॉइलिंग का मेथड यूज कर लिया। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि क्या मीनिंग से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर से पानी को खत्म कर देना है ना, तो बिल्कुल उसको सुखा देना है। डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर, वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट्स फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ फूड फ्रॉम फूड आइटम्स। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि फूड के वाटर, उस चीज के अंदर से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, जो माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि मॉइस्चर में, नमी में माइक्रोब्स ग्रो करते हैं फूड आइटम्स में, तो इससे क्या होता है जब हम डिहाइड्रेशन कर देते हैं तो माइक्रोब्स वहां पे ग्रो नहीं कर पाते। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस आर जनरली ड्राइड अंडर द सन टू रिमूव द मॉइस्चर प्रेजेंट इन देम। तो कुछ फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स हो गए ना एंड पल्सेस हो गए, तो अब उनको क्या किया जाता है कि सन में, मतलब अंडर सनलाइट उनको रखा जाता है, और उनके अंदर से जो मॉइस्चर होता है, उसके अंदर से नमी होती है, उनको खत्म कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो सीरियल्स हैं, जो पल्सेस हैं, वो हमारी काफी टाइम तक के रह सकती है। तो हमने ये दूसरा मेथड किसके लिए यूज कर लिया, सीरियल्स के लिए एंड पल्सेस के लिए कर लिया, और ग्रेन्स के लिए भी किया जाता है, अनाज वगैरह के लिए भी किया जाता है। तीसरा मेथड क्या है हमारा, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, यानी कि आप जो है फ्रीज कर दिया जाए, उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाए, तो इससे भी हमारा फूड जो है वो प्रिजर्व हो सकता है। रेफ्रिजरेटिंग एट लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग हेल्प टू प्रिवेंट फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी कैन नॉट थ्राइव एट लो टेम्परेचर। अगर आप किसी फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व करने के लिए उसको फ्रीज कर रहे हैं या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, और बहुत ही लो टेम्परेचर पर रख रहे हैं कि जो फूड है वो एकदम फ्रीज हो गया है ना, बिल्कुल जम गया है, तो इससे क्या हो गया कि उसके अंदर माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमने अभी पढ़ा कि भाई माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, हार्मफुल माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशंस उनको चाहिए होती है जिसमें वो ग्रो कर पाते हैं। जैसे कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, देखते हैं ना, जब ज्यादा गर्मी होती है तो अगर आपने दूध वगैरह बाहर निकाल दिया, बाहर रख दिया, और आपने रात में दूध रखा है और सुबह आप जब देखेंगे तो वो दूध जो है वो खराब हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो
माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कुछ मेन कंडीशंस, कुछ स्पेशल कंडीशंस की जरूरत होती है। उनमें क्या है कि भाई उनको एक स्पेशल टेम्परेचर में ही वो ग्रो कर पाएंगे। अगर आपने ज्यादा लो कर दिया टेम्परेचर या बहुत ज्यादा हाई हो गया तो वो उसमें ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम एक मेथड क्या करते हैं फूड को प्रिजर्व करने का, वो क्या है कि हम रेफ्रिजरेटिंग यानी कि रेफ्रिजरेशन करते हैं या फिर उसको फ्रीज कर देते हैं। व्हेन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फ्रोजन, वाटर प्रेजेंट इन देम आल्सो फ्रीजेस। इसमें क्या होता है कि जब आप फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को आप जब फ्रिज में रखते हो, उसको फ्रोज कर देते हो, जमा देते हो, तो उनके अंदर जो वाटर होता है वो भी फ्रीज हो जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन, और जिससे क्या होता है कि माइक्रोब्स जो हैं वो अपना रिप्रोडक्शन वो रुक जाता है। मतलब वो जब उनका माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन रुक जाएगा तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फूड आइटम्स दैट कैन प्रिजर्व बाय फ्रीजिंग इंक्लूड मीट एंड वेजिटेबल्स। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिनमें कि आप जो है फ्रीज करके उनको प्रिजर्व कर सकते हो वो कौन कौन से हैं? मीट हो गया, आपका गोश्त हो गया एंड वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, तो हमने ये तीसरा मेथड पढ़ लिया भाई, आप रेफ्रिजरेशन के जरिए या फिर फ्रीजिंग के जरिए से फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। अब हमारा जो चौथा मेथड है वो क्या है? कैनिंग। कैनिंग का मतलब क्या है कि भाई उसको अच्छे से उनको ऐसे जार में, जिसमें कि एयर टाइट जार में उनको बंद कर दिया जाए। कुछ ऐसी चीजें जैसे कि हम जैसे बिस्किट वगैरह हो गए या फिर आपकी दालें हो गई या और भी चीजें हो गई जिनको कि हम अच्छे से अगर उनको एयर टाइट जार में रखा जाए तो वो काफी दिनों तक के रह सकते हैं। स्टोरिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कैंस इन एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग देम, है ना, कि उनको एयर टाइट कैंस में रखा जाए तो वो काफी दिनों तक के रह सकते हैं। फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स हो गई, फिश हो गई एंड इवन कुक फूड आर कैन्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जैसे कि हम बने हुए खाने होते हैं, पके हुए खाने होते हैं, तो उनको भी अगर आप एयर टाइट जार में रख दो तो उनको मार्केट में बेचा जाए तो वो काफी दिनों तक के रह सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा मेथड हो गया यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अब आ गए हम लोग अपने टेक्नोलॉजी की तरफ कि अब जो है आप कुछ केमिकल्स का भी यूज करके फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। एनी सब्सटेंस दैट हेल्प प्रिजर्व फूड और एनी अदर आइटम इज नोन एज प्रिजर्वेटिव। कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो प्रिजर्व हो रहा है या कोई भी ऐसा आइटम, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव, है ना, यानी कि जिसके जरिए से फूड प्रिजर्व हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रिजर्वेटिव्स। Many chemical help control microbial growth and are used as preservative। तो कुछ केमिकल्स का यूज जो है हम माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए और प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो है उनमें क्या हो गए? सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। याद रखिएगा इनको दोनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई आप किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव का नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। दीज प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन स्क्वैशेस, शरबट्स एंड केचप्स। तो इनका यूज जो है हम स्क्वैशेस में, शरबट्स वगैरह में और केचप वगैरह में, जो आप केचप लेकर के आते हैं तो काफी दिनों के वो रखे हुए हैं, दुकानों पे रखे हुए हैं, तो उनका यूज जो है हम केमिकल वहां पे प्रिजर्वेटिव्स उनमें डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो काफी टाइम तक के रहते हैं। यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल और विनेगर। कुछ चीजों को हम लोग सॉल्ट के जरिए से, शुगर डाल करके, ऑयल डाल करके, फिर विनेगर डाल करके, सिरका वगैरह डाल करके भी हम प्रिजर्व करते हैं। आप अपने घरों में देखते होंगे ना, आपकी मॉम अगर अचार वगैरह बना रही हैं तो वो उसमें सॉल्ट डालती हैं, ऑयल डालती हैं, तो उसको इस तरीके से भी प्रिजर्व किया जाता है। वो जो आपका अचार होता है वो कितने दिनों तक के रहता है? पूरे साल साल रह जाता है। सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ एंड आर देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड स्टफ सच एज मीट, पिकल्स, जैम्स, जेलीज एंड वेजिटेबल्स। जो सॉल्ट डाला जाए या फिर शुगर या फिर ऑयल या फिर विनेगर डाला जाए तो इससे क्या होता है कि जो जिस चीज भी इसको डाला जाता है तो उसका जो एनवायरमेंट होता है उस जगह का, जैसे अगर एक जार में डाला गया है, एक पिकल के यानी कि अचार के जार में डाला गया, तो वो जो एनवायरमेंट होता है ना वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अगर विनेगर ही डाल रहे हैं, ठीक है, सिरका ही डाल रहे हैं या फिर सॉल्ट वगैरह डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है जब वो एसिडिक एनवायरमेंट हो जाता है तो माइक्रोब्स जो हैं वो एसिडिक एनवायरमेंट में तो नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो फूड स्टेप्स, जैसे खाने की कुछ चीजें जैसे कि गोश्त हो गया है ना, उसको आपको रखना है, या पिकल्स अचार हो गया, जैम्स होगी, जेलीज एंड वेजिटेबल्स जो होगी, काफी दिनों तक के वो रह लेती है और इनमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाता है। इन एडिशन टू प्रिजर्विंग फूड स्टेप्स दिस सब्सटेंस इज आल्सो इम्पार्ट फ्लेवर टू देम। इसके अलावा क्या होता है कि एक तो वो प्रिजर्व कर ही रहे हैं, दूसरी बात ये है कि उनके डालने से जो आपका फूड का जो उसका जो फ्लेवर होता है वो काफी मजेदार भी हो जाता है। अब हमारा जो लास्ट मेथड है वो क्या है? पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है ये देखिए, सबसे पहली बात जो इसका नाम है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट लुइस पास्चर के नाम पे रखा गया है।
इस मेथड में क्या होता है कि जो चीज होती है, जैसे अब हमें दूध को ही प्रिजर्व करना है, तो हम दूध को क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉईल करते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर पे। और हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते ही उसको बिल्कुल फौरन एकदम उसको ठंडे जगह में रख दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो दूध है वो काफी दिनों तक के रहने लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपके घर में दूध जो आते हैं, पैकेट्स वाले जो दूध आते हैं, तो उनको भी हम पास्चराइजेशन के जरिए से ही उनको प्रिजर्व करते हैं। पास्चराइजेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग अ फूड स्टफ टू हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट रैपिडली। यानी पास्चराइजेशन में क्या होता है कि जो फूड स्टफ्स होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और फौरन उनको तेजी से उनको एकदम ठंडी जगह पे रख दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल माइक्रोब्स विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन, फ्लेवर और न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड स्टफ। इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो उसकी कंपोजिशन में मतलब उस जो फूड है उसकी कंपोजिशन में ना तो कोई चेंजिंग आएगी, ना उसके फ्लेवर में चेंजिंग आएगी, ना ही उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में चेंजिंग आएगी, और विदाउट चेंजिंग वो हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्टर हु डिस्कवर्ड इट इन द 19th सेंचुरी। और इसका नाम जो है लुइस पास्टर, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। 12th क्लास में आप एक चैप्टर है जेनेटिक्स का, आप उसमें इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इन्होंने बहुत जबरदस्त थ्योरी दी है। तो इन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था 19th सेंचुरी में। कमर्शियली अवेलेबल मिल्क इज फर्स्ट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर फॉर अबाउट हाफ अ मिनट एंड देन कूल्ड रैपिडली। जो आपके पास जो पैकेट वाले दूध आते हैं, जो कमर्शियली आपके पास जो दूध अवेलेबल होते हैं, तो उनको भी इसी तरीके से प्रिजर्व किया जाता है कि पहले तो उनको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उनको हीट कर दिया जाता है एक हाफ मिनट के लिए ना, आधे मिनट के लिए, और फिर उसको फटाफट से एकदम उनको ठंडी जगह पे यानी उसको ठंडा कर दिया जाता है। इट इज देन स्टोर, द टेम्परेचर इज लोअर देन 10 डिग्री सेल्सियस। और उसको जहाँ पे स्टोर किया जाता है, जहाँ पे मतलब कूल किया जाता है उसको, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ओके, तो हमने ये कुछ मेथड्स पढ़े जिनके जरिए से हम जो है फूड को प्रिजर्व कर रहे थे, और हमने देखा कि भाई अलग अलग फूड्स के लिए अलग अलग मेथड हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स रिमेम्बर, जल्दी से इसको भी कवर कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। डिजीज दैट कैन स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वैसे डिजीज जो एक दूसरे में फैलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। ओबेसिटी या फिर मलेरिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। ओबेसिटी तो नहीं, बल्कि मलेरिया जो होता है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कॉलेरा एंड टाइफाइड आर एग्जांपल ऑफ डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि आपको इन डिजीज के बारे में, जो इनका पॉजिटिव पैथोजन है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, एंथ्रेक्स अफेक्ट्स कैटल। रिंडरपेस्ट एंड एंथ्रेक्स आर एग्जांपल्स ऑफ डिजीज कोज्ड इन एनिमल्स। Citrus canker is caused by bacterium. Apple scab is caused by fungus. Milk and water are often boiled to kill any harmful microbes that may be present in them. Dehydration is a common method of food preservation. Okay, any substance that help preserve food or any other items is known as preservative. Okay, write T for the true statement and F for the false one. Correct the false statement. ठीक है, जो करेक्ट है वो, सॉरी जो फॉल्स है उनको भी आपको करेक्ट करना होगा। पहला क्या है, कॉलेरा इज कोज्ड ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये एकदम फॉल्स है। कॉलेरा जो है वो बैक्टीरियम की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से, उसका जो पॉजिटिव पैथोजन है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो नहीं है, बल्कि जो उसका कॉलेरा जो होती है, कॉलेरा जो होती है वो फीमेल मॉस्किटो के काटने से नहीं होती है, बल्कि कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर के आपको कंजर्व करने से कॉलेरा होता है। ठीक है, यानी हैजा होता है। सेकंड क्या है, फूड हैविंग फाउल ऑर्डर इज अनफिट फॉर कंजप्शन। बिल्कुल ट्रू है। प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। तो आप लोग आगे जो हम लोग क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप उसको याद नहीं, बल्कि उसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो सभी क्लास में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।